आदाब, चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गुड आफ्टरनून। आज की खबर यह है कि मुल्क में कोरोना अपना पैर पसारते हुए एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में 5,337 केस मिले हैं। लगातार ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही, जिसके बाद खदशात में भी इजाफा होता जा रहा है। कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं जुलाई में फोर्थ वेव की आहट तो नहीं। तो क्या ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये इसी जानिब उनकी चहलकदमी मानी जाए, या फिर जैसे पिछले दिनों देखा गया था कि कुछ हफ्तों तक केसेस में इजाफा देखा गया था, लेकिन फिर उसमें कमी देखी जाने लगी थी। इस बढ़ोतरी को, इस इजाफे को माहिरीन किस तरह से देखते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, अगर आंख से जुड़ी हुई, रोशनी से जुड़ी हुई, आंख से जुड़ी हुई परेशानी से कोई आप जूझ रहे हैं तो इस हवाले से हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने खास डॉक्टर को भी मदऊ किया है। जान है तो जहान है कहा जाता है, लेकिन अगर आंख की रोशनी है तो भी जहान है। अगर रोशनी नहीं होती है तो पूरा अंधेरा होता है, ये हम समझ सकते हैं। एक वक्त के लिए लाइट चली जाती है और आप अंधेरे में रहते हैं, उस वक्त घुप अंधेरा होता है, आपको रोशनी की किरण कहीं से भी नहीं दिखाई देती। उस वक्त हमें यह एहसास होता है कि आंखों की रोशनी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए नहीं, आपके नज़रिए के लिए, आपकी नज़र के लिए, आप की ज़िंदगी के लिए ये कहें तो गलत ना होगा। क्योंकि जैसा कि ये कहा जाता रहा है, कहावत है कि पानी बिन सब सून, तो आंख की रोशनी के बिन सब सून, ये कहें तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, इसीलिए हमने ख़ास मेहमान को भी मदऊ किया है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि कोरोना के केसेस में इजाफे ने एक बार फिर से तशवीशात में इजाफा कर दिया है, और साथ ही साथ गर्मी बढ़ रही है। लू लगने से और गर्मी की वजह से कई और परेशानियों में इजाफा हो रहा है। अगर अस्पतालों की बात करें तो गर्मी की शिद्दत से परेशान लोग हैं। उधर अस्पतालों में लगातार लोगों की, यानी मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो क्या ये इजाफा गर्मी की वजह से हो रहा है, यानी गर्मी की वजह से जो अमराज फैलते हैं, अमराज होते हैं, उनमें मुब्तला होने की वजह से ये हो रहा है, या फिर इसकी कोई और वजह माहिरीन मानते हैं? कई सवाल हैं जिन्हें हम पूछने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हैं, उनका हम तारुफ कराएं। उससे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि एक गौर करने वाली बात यह है कि कल के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 41% इजाफा हुआ है। तो क्या ये इजाफा तशवीशनाक बात है या नहीं बात है? क्योंकि अगर थर्ड वेव और सेकेंड वेव की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र और केरल, ये दो रियासतें ऐसी थी जहां पर केसेस में इजाफा देखा गया था। सबसे ज़्यादा केसेस इन दोनों जगह मिले थे। इस बार जो फिर से केसेस में इजाफा हो रहा है तो इन्हीं दोनों रियासतों में इजाफा हो रहा है। तो कैसे इसको रोका जाए रियासती सतह पर, ताकि दूसरी रियासतों में ना फैलने पाए? वहीं नाज़रीन ये भी पता होगा कि इस केसेस के इजाफे को लेकर रियासती बयानात भी सामने आ रहे हैं। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का भी दौर है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जो केसेस कोरोना के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर रियासती वज़ीर की तरफ से कभी कहा जाता है कि दूसरे जगह से लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ पर केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहरहाल जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, और क्या ये बढ़ रहे केसेस इस जानिब इशारा देते हैं कि जुलाई में चौथी वेव की तरफ ये पेशकदमी है या आहट है या नहीं? इस हवाले से हम सवाल करेंगे। दो टीवी स्क्रीन पर दो खास मेहमानों को आप देख पा रहे हैं, जिनका तारुफ करा दे। डॉक्टर शरद बाजपेयी साहब हैं, सीनियर आई सर्जन हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर दीपाली भारद्वाज साहिबा हैं, फिजिशियन हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं चलती रहेगी ज़िंदगी शो का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले दीपाली जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी, जो लोगों की ज़बान पर एक सवाल है कि जो 41% का इजाफा कल के मुकाबले आज हुआ है, और लोग ये पूछने लगे हैं कि क्या ये फोर्थ वेव की आहट तो नहीं जुलाई में? जी बिल्कुल ठीक। जो लोग चिंतित हो रहे हैं कि कहीं ये फोर्थ वेव की खटखट तो नहीं शुरू हो गई, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जो लोग एटलीस्ट थोड़ा सोच रहे हैं, डर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसी तरह केसेस की तादाद बढ़ती रही तो फोर्थ वेव जुलाई में आ ही जाएगी। और मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि लोगों के दिमाग से, दिल से उतर चुका है पैंडेमिक। लोग ये भूल चुके हैं कि हम सब इस वक्त पैंडेमिक के बीचों बीच हैं। पैंडेमिक खत्म की कोई घोषणा नहीं हुई है। लोग आज भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। लोग आज भी कोरोना और कोरोना की वजह से जो बीमारियां हुई हैं उस वजह से रोजाना शायद कहीं मौतें हो रही हैं, अगर हम ग्लोबल स्तर पे बात करें। जी
हमारे भारत देश में जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वहां हमें सबसे डरने वाली बात वही है। हमें दहला देने वाली चीजें जो हुई थी पिछली फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में, जी हमें उन चीजों को याद करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ABC तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। मैं लोगों को देखती हूँ कि वो मास्क की क्रिया भूल चुके हैं, वो अपने मास्क को पूरी तरह भूल चुके हैं। भीड़ में भी मास्क नहीं लगाएंगे। एक ही मास्क को अगर कोई पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो या कोई इंसान हो जो सोसाइटी के लिए जागरूक हो, तो उसके लिए वो बोलते हैं। अदरवाइज लोग मास्क तक नहीं पहनना चाहते, लोग हाथ नहीं धो रहे, लोगों ने ज्यादा हैंड सैनिटाइजर यूज करके हाथों के अच्छे बैक्टीरिया खत्म करके अपनी इम्यूनिटी भी खराब कर ली है। जी कुछ लोग अपनी डाइट का ध्यान नहीं दे रहे, जंक फूड। तो ये सब चीजें इस वक्त समय नहीं है पैंडेमिक में कि आप डाइट करें, खाना ना खाएं। और यंगस्टर्स जो जंक फूड खा रहे हैं वो भी एक तरह से जहर है, शरीर में ताकत ही नहीं होती। जी, जाहिर सी बात है। तो ये तमाम बातें हैं और लोगों के अब जबान पर भी हैं और उंगलियों पर भी हैं टिप्स की वजह से, लेकिन अब लोग फॉलो नहीं करते। शायद इसकी वजह ये है कि वो उकता चुके हैं। न्यू नॉर्मल जो चीज़ें रहीं अभी तक जिसे माना जाता रहा, उससे उकता चुके हैं कि कब तक इसके साथ जीना है। मेरे साथ एक और ख़ास डॉक्टर हैं, डॉक्टर शरद बाजपेयी साहब। जैसा कि कुछ देर पहले शरद साहब मैंने कहा कि पानी बिन सब सून कहा जाता रहा, ये कहावत बड़ी फेमस है। और अगर रोशनी बिन सब सून कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं ये चाहूंगी कि आप चूंकि बतौर सर्जन, आई सर्जन, आपके नजदीक आंखों की रोशनी कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, अभी तो दो बातें हो रही है। एक तो हम लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में और बहुत सी जगह में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और सरकार ने भी अभी ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की कि हम अपने प्रिकॉशंस जो ले रहे थे, चाहे वो मास्क हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हाथों को सैनिटाइज करना हो, अभी हमें उन्हीं चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि ये समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और लोगों के मन में जो एक भ्रम है, भ्रांति है कि ये कोरोना का वेरिएंट जो नए वेरिएंट में कन्वर्जन हो रहा है वो उतना घातक नहीं है, तो इसलिए उतनी सुरक्षा की या उतने प्रिकॉशंस की, उतनी केयर की आवश्यकता नहीं है। तो एक समाज में, जनमानस में ये भाव भी नहीं रहना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल चीज है और हमें कोई प्रिकॉशंस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये चीज कभी भी, ये जैसे आज मान लिया हल्के रूप में आ रहा है, कभी ये इसका वृहद रूप हो सकता है। और शायद यही गफलत और यही कुछ ऐसी गलतियां हम लोग से हुई जिसकी वजह से सेकंड वेव में और इस तरह से इतनी समस्याएं देश में हुई, डेल्टा वायरस ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया थी, महामारी हुई। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा। पहले तो सबसे मुख्य बात ये है। तो आप ये मानते हैं कि क्या गवर्नमेंट को एक बार फिर से गाइडलाइंस जारी कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए गाइडलाइंस देनी? गाइडलाइंस वैसे तो गवर्नमेंट ने कोई मना नहीं किया है और वही गाइडलाइंस चल रही है, बट थोड़ा सा जो सख्ती बरतनी चाहिए। जी हाँ, जैसे बार बार किसी चीज का बार बार हैमरिंग जरूरत होती है, ऐसे शायद इसी चीज की फिर से हैमरिंग की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज अभी इस लेवल पर रुक जाए वो बहुत आवश्यक है और बहुत आगे न बढ़े, तो ये बहुत जरूरी है। और हम सब भी इसमें काफी यूज्ड हो चुके हैं। शायद पहले लोग इतना अपने हाथों को धोना या मास्क पहनना या वो चीजों का प्रिकॉशंस नहीं लेते थे, बट मैं देख रहा हूँ कि हमारे हॉस्पिटल्स में तो इस तरह की चीजें मिलती हैं कि लोग मास्क में होते हैं, हम लोग भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बाजारों में या मार्केट में या बिल्कुल इसका एहतमाम नहीं देखा जाता है। तो सरकार की तरफ से एक बार फिर से इन तमाम लोगों को झंझोड़ने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को ये करना होगा, डॉक्टरों का मशवरा है, डॉक्टर शरद साहब का, डॉक्टर दीपाली साहिबा का, कि एक बार फिर से अलार्म बजाना चाहिए लोगों के लिए कि अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। डॉक्टर शरद, मैंने आपसे जो सवाल किया था, क्योंकि आप आंखों के डॉक्टर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो कहावत मैंने कही, देखिए उसी के साथ मैं बताने जा रहा था, बस आगे था ये उसका प्रारूप था कि जैसे जब भी ये कोरोना या इस तरह की समस्या आती है, नहीं भी है, तो आज के समय में डिजिटल स्ट्रेन बहुत बढ़ रहा आंखों में। जब हम घर में रहते हैं, कोरोना कम भी हो गया, खत्म भी हो रहा था, लेकिन फिर भी घरों में वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर डेवलप हो चुका है कंपनीज में। तो इसलिए जब डिजिटल वर्क बहुत होता है तो आंखों पे बहुत स्ट्रेन होता है, क्योंकि जब लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे बहुत लंबे समय तक कार्य करते हैं तो उनकी आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो जाती है, क्योंकि लगातार हमारी आंखें जो ब्लिंक करती हैं वो आंखें मॉइस्ट होती हैं। अगर ये आंखें ब्लिंक ना करें, समझिए जो हमारा ब्लिंकिंग रेट है 10-12 का रेट अगर है, तो अगर इसे घट के 3 या 4 रह जाएगा तो आंखें बार बार मॉइस्ट रहेगी,
गीली नहीं हो पाएंगी, और आंखें अगर गीली नहीं हो पाएंगी तो ड्राइनेस की समस्या हो जाती है। इसमें लोगों को फटीग, आंखों में थकान, पेन, करकराहट, चुभन, गड़न या सूखापन, आंखें चपचपाती सी रहती हैं, सिर में दर्द हो जाता है, आंखों में दर्द हो जाता है, नींद सी आने लगती है। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो ड्राइनेस की वजह से होती है। और ये समस्याएं जितना भी हमारा डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, नेचुरली डेवलपमेंट के लिए वो आवश्यक है। तो जितना भी स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है उतना ही ये समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो उसके लिए हमें कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी होंगी। कोई जितना हम वर्क करेंगे, चाहे वर्क फ्रॉम होम करें, चाहे बच्चे हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करें, वीडियो गेम खेल रहे हैं, उसके बाद टीवी घर में चल रहा है, तो बहुत ऐसी चीजें हैं। तो इसमें हम अपने स्ट्रेन को कैसे कम करें, कैसे अवॉइड करें कि हमारी आंखों में ड्राइनेस की समस्या ना हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक ये पॉइंट हो जाता है कि हमको बीच में लगातार काम करते करते अपनी आंखों को 2 मिनट को, जैसे 1 घंटे कार्य किया तो 1 घंटे काम करने के बाद 1 मिनट को आंखों को रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। उसी टेबल पे, उसी चेयर पे बैठे बैठे 2 मिनट को आंखों को अपने बंद कर लें, तो उससे हमारी आंखें पुनः मॉइस्ट हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं और उनको पुनः कार्य करने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्योंकि जब लगातार कंप्यूटर पे देखते रहते तो हमारा पलक झपकने का रेट कम हो जाता है। तो ये बहुत आवश्यक, इस पे विशेष ध्यान रखना। हमारे जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसकी जो हाइट है वो हिसाब से होनी चाहिए कि हमारे जो आंखें बहुत ज्यादा खुली ना रहें, बहुत ऊंचाई पे नहीं होना चाहिए। जितना ऊंचाई पे होगा तो वो फिर आंखें उतनी वाइडली खुलेंगी, उतना ज्यादा आसपास की जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो हमारी आंखों को ड्राई करती है, सुखाती है, जो हमारे टीयर्स है उनको सुखाती है, और उससे इस तरह के स्ट्रेन, थकान, फटीग, गड़न, चुभन, करकराहट, इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं और चश्मे के नंबर भी लगातार बढ़ते जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा कभी कभी समस्याएं होती हैं तो मार्केट में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आती हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं। और मुझे याद है, मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मुझे याद है कि जब मैं 25 साल 30 साल पहले प्रैक्टिस करता था तो उस समय इतना लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का प्रयोग नहीं हमको करना पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति में चूंकि डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है, डिजिटल स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो लगातार कंप्यूटर पे काम करने की वजह से, चाहे वो कॉर्पोरेट पे काम करने वाले, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, इवन हाउस वाइफ से, मोबाइल का प्रयोग हो गया, व्हाट्सएप का प्रयोग हो गया, तो उसकी वजह से ये दवा का हर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, हर दूसरे प्रिस्क्रिप्शन में हमें लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि अपनी आंखों को सुरक्षित। इस बीच एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, कई और सवाल हम आपसे करेंगे शरद साहब और दीपाली साहिबा। एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद सरवर हूँ। मोहम्मद सरवर, कहाँ से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? अच्छा, आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टीवी की ऑडियो म्यूट कर दीजिए, फिर उसके बाद आप हमसे बात करिए क्योंकि आवाज ओवरलैप हो रही है। जी, अभी आप कहिए, कैसे हैं आप, कैसे मिजाज? मिजाज तो ठीक है ये, हमें तो हो गया था ये कोविड। अच्छा। लेकिन उसके बाद हम ठीक हो गए और वैक्सीन भी कराए, लेकिन थोड़ा चलने से सांस फूल रहा है और कमजोरी बहुत आ गई। अच्छा, ठीक है। दीपाली साहिबा, इन्होंने वैक्सीनेशन भी लिया और ठीक भी हो गए कोविड के बाद, लेकिन कह रहे थोड़ा सा वो चहलकदमी करते हैं तो सांस फूलने लगती है, कमजोरी बहुत होती है। इसकी वजह क्या है और इसका उपाय, हल क्या है? जी देखिए, ये जो सांस फूलना है ये तभी किसी भी व्यक्ति को होता है जब उसकी लंग्स पे प्रेशर आ रहा हो। आप छोटे से ही टाइम में आपकी लंग्स की जो एरियोला है वहां पे उतना खून नहीं पहुंच पाया है जितना हमें उस वक्त खून की जरूरत है। तो इसका मतलब कहीं हमारे या तो फेफड़ों की वीकनेस शुरू हो गई है, जिसका कोई भी कारण हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, उम्र हो सकती है, एक्सरसाइज की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो पतली पड़ गई हैं, बिल्कुल ऐसी पानी जैसी फैल गई हैं। अगर हमारी मसल टाइट होती है एक्सरसाइज करने की वजह से तो नहीं सांस फैलती। इसमें ये कहना कि कोविड की वजह से हुआ है, नहीं, वो कह रहे हैं कि जरा सा वो चलते हैं तो सांस फूलने लगते हैं, तो क्या ये इसकी वजह कमजोरी भी हो सकती है क्या, अगर खान पान इंसान सही से नहीं कर रहा है तो? ठीक, बिल्कुल। इसको कोविड है, कोविड की वैक्सीन हम नहीं कह सकते। ये मामूली से किसी फीवर या जुकाम से भी हो सकता था, मगर ये एक अनजान वायरस है जो पूरे दुनिया में इस वक्त संक्रमण है और हम पैंडेमिक के बीचों बीच हैं। तो मेरी यही राय है जो मैं खुद करती हूँ, आज आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहूंगी। मुझे भी कोविड हुआ, मैं भी ग्रस्त हुई, मैंने भी वैक्सीन ली, मैं भी भर्ती हुई, सबके साथ ही शायद कहीं ये हुआ। मैं आज तक 1 साल हो गया है, मैं प्रोन पोजीशन पे सोती हूँ, मैं अपने पेट के बल सोती हूँ, मैंने अभी तक बंद नहीं करी है अपनी ऑक्सीजन की एक्सरसाइजेस। मेरे फैमिली के कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, मैं उन्हें घर में स्मोकिंग बिल्कुल बंद करा दी है ताकि ऑक्सीजन लेवल घर में कम ना हो।
मैं अपने रूम के अंदर ऑक्सीजन देने वाले प्लांट देती हूँ, क्योंकि सांस तब फूलती है जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो या मसल की एक्सरसाइज कम हुई हो। तो अपने फेफड़ों की एक्सरसाइज करना बंद ना करें। अगर आपका थोड़ा सा चलने से भी ये दम चल रहा है, ज्यादा सांस चल रही है, तो अब बिल्कुल ठीक समय है कि आप अपने शरीर की एक्सरसाइज को बढ़ाएं, फुर्ती को बढ़ाएं, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएं। प्रोन पोजीशन में लेट के अपनी लंग्स की एक्सरसाइजेस करें, जो आप गूगल यूट्यूब पे डाल के तुरंत देख सकते हैं, और उन चीजों पे काम करिए। खाने के ऐसे आइटम खाइए जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़े। बिल्कुल, तो ये तमाम मशवरे उम्मीद करते हैं कि आप सरवर साहब जिन्होंने कॉल किया था उन्हें ये तमाम मशवरे मिल गए होंगे। छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और जवाब के साथ जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आज हम बात आंखों से जुड़े हुए मुश्किलात को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि खास मेहमान आंखों से जुड़ी हुई परेशानियों से आपको बताएंगे। अगर आपके घर में आपको कुछ आंखों से जुड़ी हुई परेशानी है तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबरात फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़े, अपनी परेशानियों को हमसे शेयर करें, साझा करें। इसके अलावा नॉर्मल जिंदगी में अगर आपको कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि जनरल फिजिशियन हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो आपको आपके हर सवाल, हर परेशानी के जवाब देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर शरद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि हमने उन लोगों को भी देखा है, उन बुजुर्गों को भी देखा है जिनकी 80 और 70 साल उम्र है, लेकिन आंखों की रोशनी को कुछ भी परेशानी नहीं पेश आई। हमने आज के बच्चों को भी हम देख रहे हैं जो सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास में होते हैं और बड़ा सा मोटा सा चश्मा बैटरी जैसा उनकी आंखों पे लगा हुआ होता है। तो इसकी अहम वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, बच्चों में जो समस्या होती है वो चश्मे की समस्या, वो एक रिफ्लेक्टिव एरर होती है। चश्मे की समस्या वो दो तरह की मुख्यतः होती है। मायोपिया ज्यादा देखा जाता है, जिसमें माइनस के चश्मे बच्चे प्रयोग करते हैं और उनको नियर का तो दिखाई पड़ता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई पड़ता, मुख्य रूप से होता है। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसमें कि बच्चों को जो है वो डिस्टेंस में दिख रहा है, पास में नहीं दिखाई पड़ रहा, पर मुख्य रूप से जो है 80-90% मायोपिया होता है। तो ये मायोपिया के कई कारण होते हैं। कभी कभी ये जेनेटिकल, मोस्टली ये देखा गया है कि जेनेटिक जगह पेरेंट्स में मायोपिया होता है तो होता है। कभी कभी पैथोलॉजिकल मायोपिया भी होता है, फिजियोलॉजिकल स्टेटस में भी होता है। तो ये माइनस के नंबर बच्चों में आते हैं और इसी के लिए हम लोगों ने आजकल स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। क्योंकि जब हम स्कूल्स में स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कम से कम 20 से 25% बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनका को पता ही नहीं कि उनको चश्मे का नंबर है। जब उनकी जांच की जाती है तब वो जो वहां स्टैंडर्ड चार्ट में पढ़वाते हैं तब पता लगता है कि उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। या बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं जो चश्मा लगा रहे हैं पर उनका चश्मे का चेकअप नहीं हुआ और नंबर बढ़ा हुआ। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे यही सभी से निवेदन है कि जो बच्चों को रेगुलर चेकअप कराएं। अगर बच्चा 5-6 साल का हो गया उसके बाद रूटीन चेकअप चश्मे का, चाहे बच्चा कंप्लेंट करे या ना करे। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बताते हैं कि बच्चे ने अभी एकदम देखना कह रहा है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, और जब हम लोग चेक करते हैं बहुत 7-8 नंबर तक हाई नंबर आता है। बात दफा ये होता है कि सर में दर्द भी बहुत बच्चे को रह रहा होता है लेकिन मालूम नहीं होता माँ
अब आपको सर में होता नहीं दर्द होता। की कई वजह भी बार हो सकता है तिरछापन कि होता है, स्क्वीन डेवलप कर जाता है, तिरछापन डेवलप कर जाता है आंखों से। बच्चे बार बार देखिए, इसको नोटिस करना हो, जैसे घर में छोटा बच्चा है, अगर बार बार वो टीवी की तरफ भाग रहा है, आप उसको पीछे बैठालते हो, वो भाग के टीवी की तरफ जाता है, तो इसके मतलब उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर बच्चा अपने ये हेड को तमाम टिल्ट चीजें कर रहा नोटिस करने की जरूरत है। नोटिस अगर करने की जरूरत है। बच्चे की एक्टिविटी इस तरह की होती है तो वालिदैन को, पेरेंट्स को खास ख्याल रखने की जरूरत है कि बच्चा आखिर ऐसा क्यों करता है। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं। शरद साहब, मैं लौटूंगी, एक कॉलर हमारे साथ हैं जो फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब? हेलो सना, मैं फराज बोल रहा हूँ। शरद साहब से मेरा सवाल है कि मैं प्रोग्रेसिव लेंस यूज करता हूँ डॉक्टर साहब, तो कितने वक्फे पे आंखों का चेकअप जो है करा लेना चाहिए? क्योंकि मैंने तकरीबन 1 साल पहले कराया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आई साइट में कुछ मेरी में थोड़ा चेंज है। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कि कितने कितने वक्फे पे प्रोग्रेसिव लेंस यूज करने वालों को चेकअप करा लेना चाहिए? और अगर आई ड्राई हो रही है तो कुछ लुब्रिकेंट का नाम सजेस्ट करेंगे जो यूज कर सकते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो आपने बताया ड्राई आई के बारे में, दूसरा जो बताया प्रोग्रेसिव लेंस के लिए। प्रोग्रेसिव लेंस बहुत अच्छा होता है और एक प्रकार से देखा जाए कि कॉस्मेटिक लेंस है, क्योंकि एक बहुत से बढ़ती उम्र के लोगों में 40 के बाद जब नजदीक का चश्मा आ जाता है तो चश्मा दूर का अलग हो जाता है, पास का अलग हो जाता है, तो बाइफोकल चश्मा हम लोग देते हैं। उसमें कई बार पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है। बस प्रोग्रेसिव लेंस के साथ ये समस्या है, क्योंकि एक तो प्रोग्रेसिव लेंस प्रॉपरली कैलकुलेट करके, मेजर करके बनना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ही शीशे में 2 दूर का और नियर का भी नंबर होता है और बीच का इंटरमीडिएट विजन भी होता है। तो अगर प्रॉपर ऑप्टिशियन से अच्छे से प्रॉपर चेकअप करके बना है तो प्रोग्रेसिव लेंस एक नई क्रांति हम तो कहेंगे। जो बाइफोकल लेंसेज है, लोगों के मन में एक जो वो है थॉट है कि हमको डबल चश्मा दिख रहा है, हमको कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिख रहा, तो वो सब चीजें भी इससे मिट जाती हैं। और 40 साल के बाद हम ये मान के चलते हैं कि हर 2, 3, 4 साल में एवरी आफ्टर 2-3 इयर्स नियर का नंबर बदलता है, क्योंकि हमारे नियर का नंबर जो होता है वो हमारे अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस, जो गॉड गिफ्टेड लेंस है, उसमें रिजिड होता जाता है और वो लेंस नंबर बढ़ता जाता है। तो हर 2-3 साल बाद थोड़ी रिजिडिटी लेंस में आती जाती है और नंबर बदलता जाता है। तो मोर और लेस हम ये मान के चलते हैं कि डिस्टेंस का नंबर तो फिक्स रहता है, बट नियर का नंबर विद टाइम बदलता है। तो अगर किसी व्यक्ति का चश्मा नहीं भी टूटता है या स्क्रैचेस नहीं भी पड़ते हैं, फिर भी उसको साल में वंस इन ईयर तो चश्मा जरूरी चेक कराएं। और साल 1.5 साल में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लेंसेज में भी स्क्रैचेस आ जाते हैं जो किसी न किसी तरह से हमारी आईज को हार्म करते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि तो जब बात आंखों की हो रही है और आंखों के डॉक्टर हैं, तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने की भी बात हम करेंगे। मैं चाहूंगी कि फिजिशियन डॉक्टर दीपाली साहिबा ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो बच्चों आपको खिलाने चाहिए, जिसकी वजह से उनकी ना सिर्फ आंखों की देखभाल उससे होगी, उससे फायदा होगा, बल्कि वो उन फिजिकल तौर पर वो स्ट्रांग भी होंगे और मजबूत भी होंगे। देखिए, आज के जमाने के बच्चों के लिए फिजिकल स्ट्रांग के साथ साथ मेंटल स्ट्रांग भी बहुत जरूरी है। जहां कोरोना में इतनी डिप्रेशन और सैडनेस बड़ों में आई है, नौकरी जाने से आई है, वहां बच्चों में अपने उम्र के लोगों से मिलने की, स्कूल बंद होने की वजह से अजीब सा एक मन का तनाव बैठ गया है। और मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि सबसे ज्यादा विटामिन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हमारा किचन है। तो आप रंगीन फलों का, रंगीन सब्जियों का रोजाना इस्तेमाल करें। लाल, पीला, हरा, जामुनी, ये 4 रंग जो इंसान अगर रोजाना या 2 दिन के अंदर के चारों रंग को खा लेता है तो उसके शरीर में विटामिन की बहुत कम कमी पड़ती है, अगर उसको कोई साथ में बीमारी हो तभी। लाल, पीला, जामुनी, हरा में आपका सब कुछ आ जाता है। लाल में आप टमाटर ले लीजिए, पीले में पीला कैप्सिकम या नींबू ले लीजिए, आंवला ले लीजिए। आप कुछ भी खा रहे हो, आप मटन खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, आप उसके ऊपर नींबू डाल के खाइए, उससे आपको लजीज भी लगेगा, विटामिन सी मिलेगा। और हम हमेशा याद रखिए, हरी सब्जी के साथ और नॉन वेजिटेरियन के साथ जब हम नींबू ले लेते हैं तो आयरन की अब्जॉर्प्शन डबल हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। जिंक जो हमें मिलता है सिर्फ कुछ हरी सब्जियों में और सी फूड में, वो बहुत जरूरी रहता है। आंखों के लिए स्पेशली मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब ज्यादा बता पाएंगे, मगर गाजर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आंवला बहुत ज्यादा जरूरी होता है, विटामिन डी, थोड़ा बहुत धूप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सही खान-पान ना क्या आंखों की रोशनी में कमी का बायस बनता है, वजह बनती है? मैं चाहती हूँ कि शरद साहब इसका जवाब दें। हेलो, खान-पान भी इस समस्या, आंखों की समस्या की वजह बनती है क्या? हाँ, क्यों नहीं। अगर प्रॉपरली डाइट नहीं रहेगी और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया
कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और मैं तो कहता हूँ सीजनल फ्रूट्स लें, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं कि कोई सीजन में कुछ फ्रूट्स महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, तो बहुत महंगा फ्रूट लेने की जरूरत नहीं। अगर हम सीजनल फ्रूट्स, एक सिंपल सा एक थॉट लेके चलते हैं कि जो हमारे सीजन के फ्रूट्स होते हैं, अगर जो सीजन है, सपोज वाटरमेलन का सीजन है, खरबूजे का सीजन है, या उसका सीजन वो लें, अमरूद का जब टाइम आए, या जब एप्पल सस्ता हो वो खाएं, तो भी हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। तो मेरा अपने पेशेंट्स को, अपने लोगों को ये सुझाव रहता है कि सीजनल फ्रूट्स लें, क्योंकि उसमें इकोनॉमिकल भी पड़ता है। और जैसे बीच में एक टाइम में, कोरोना के टाइम में, और भी कई, जब डेंगू फीवर हुआ था, बहुत प्रचार हुआ कि कीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कीवी मार्केट से गायब हुई, इतना एक्सपेंसिव हो गई कीवी। तो इस तरह का थॉट नहीं लेना चाहिए। कभी कभी और भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें उन चीजों को, क्योंकि ज्यादातर फ्रूट्स में बिल्कुल किसी एक चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं, अगर किसी ने बता दिया उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो उसी के आसपास की चीजों पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि हम तो समाज में हर व्यक्ति के लिए बात लेके चलते हैं कि जो अफोर्ड कर सकता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और डॉक्टर्स इतने मुशफिक होते हैं कि वो सही सलाह देते हैं लोगों को, तभी तो उन्हें जमीन का खुदा भी कहा जाता है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि वक्त की कमी इजाजत नहीं देता और बातें करने का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद साहब, दीपाली साहिबा। फिलहाल इसी के साथ नाज़रीन दीजिए इजाजत, देखते रहिए प्रोग्राम, चलती रहेगी जिंदगी, साथ ही साथ न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।